गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपना लेसन है 15। 15 में देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां। बच्चों, इस लेसन में भी जो पॉइंट हटाए गए हैं उन पॉइंटों को मैं विस्तार से बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट हटा दिए गए हैं और कौन कौन से नहीं हटाए गए हैं। तो देखिए, ये रिवाइज हो रहा है। इस रिवाइज में आपको उन चीज़ों को भी बताऊंगा जो हटाए गए हैं, और जो बोर्ड में आने वाले प्रश्न हैं उन सब की तैयारी करवा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप विस्तार से जानिए। अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो पूरी संरचना को जानना जरूरी है। देखिए, ये लेसन 6 अंक का कर दिया गया है। अब इसमें से निम्नात्मक प्रश्न और छोटा प्रश्न दोनों प्रश्न आएंगे। आप अच्छी तरीके से याद करने होंगे। जिसमें देखिए आपके पॉइंट नंबर 1, 15 का पॉइंट नंबर 1 दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में आपके सिलेबस में से इस पॉइंट को हटा दिया गया है। और इसके आगे देखिए, फिर पन्ना बदलते हैं हम। नेक्स्ट बिंदु इसके जो चल रहे हैं, इस अर्थव्यवस्था के जनांकीय कारक ये सब हटा दिए गए हैं। इसकी अन्य विशेषताएं, ये 8 पॉइंट जो दिए गए हैं वो हटा दिए गए हैं। अब देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था पॉइंट नंबर 2, 15.2। इस 15.2 में भी इसको आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में इसके जो बिंदु हैं उन बिंदुओं को सबको हटा दिया गया है। आप चिन्ह लगा लीजिए, इनको हटा दिया गया है। फिर दोबारा ऐसा न हो कौन सा हटाया गया है कौन सा नहीं हटाया गया है, इसलिए आप पेंसिल से इनके क्रॉस के निशान लगा दीजिए। ये सब पॉइंट हटा दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट पेज पर आइए आप। इसमें भी आपके ये बिंदु चल रहे हैं इस पॉइंट 2 के। आर्थिक सामाजिक संरचना की सुधार, ये सब बिंदु उठा दिए गए हैं। अब बात आती है आपके नेक्स्ट बिंदु की, 15.3। बच्चों ध्यान से देखिए, 15.3 आपके बोर्ड 2021 के लिए इस बिंदु को रखा गया है। आर्थिक सुधार। अब देखिए, आर्थिक सुधार धन से संबंधित है। हमारे देश के सामने 1990 में स्थिति ऐसे आ गई थी कि हमारे देश के खजाने में बचत कम हो रही थी, तो सरकार ने आर्थिक सुधार लागू किए। ये 3 आर्थिक सुधार महत्वपूर्ण हैं, भली भांति पहचानिए। ये 3 आर्थिक सुधार है: उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण। इन तीनों को आप भली भांति समझने के लिए मेरे दिए गए पहले के वीडियो जो दिए हैं उनको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इनकी परिभाषाओं को भी मैंने बोर्ड पर अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो आप मेरे चैनल में पीछे के बिंदुओं को पहले जो वीडियो भेजे गए हैं उनके माध्यम से समझ सकते हैं तीनों बिंदुओं को। साधारण सी बात है, उदारीकरण। देखिए, उदारीकरण की परिभाषा मैंने दी है कि उदारीकरण एक ऐसी है जो सरकार के द्वारा व्यापार पर लगाए गए अनेक नियंत्रण एवं प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया। की जो व्यापार है, व्यापार पर की सरकार के द्वारा व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंधों व अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। तो बच्चों, उदारीकरण की परिभाषा लर्न करनी पड़ेगी। आप लिख सकते हैं कि सरकार के द्वारा व्यापार पर लगाए गए अवरोधों व प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण एक कार्यों को उदार स्वरूप लोगों की भलाई से संबंधित बताया गया है। ये 1990 में अपनाया गया भारत सरकार के द्वारा कि विदेशी व्यापार में अब कोई रोक टोक नहीं होगी। तो इसमें वैश्वीकरण को भी अपना लिया गया और निजीकरण को विशेष महत्व दिया गया। निजीकरण होता है कि अपनी निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की भूमिका में वृद्धि को ही निजीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण आपको पीछे वीडियो में 2-3 परिभाषाएं बताई गई है मैंने, कि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ना या अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। ये भली भांति आपको दिया गया है। अब इस पैराग्राफ में आपको विस्तार से बताया गया है कि
हमारे देश की आज़ादी के बाद में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे को अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था आप जानते हो, जिसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी अपनाया गया था। तो 1950 से 1990 तक हमारे निजी क्षेत्र पर बहुत से नियंत्रण लगाए गए थे। अधिकतर जो कंपनियां थी सरकार के अधीन ही थी, निजी क्षेत्रों को बहुत कम महत्व दिया गया था। इस कारण से व्यापार का संचालन धीरे धीरे कमजोर होता चला गया और 1990 में आते आते हमारे राजकोषीय घाटे में अनुशासनहीनता होने लग गई। अनुशासनहीनता का मतलब है कि हमारे आयात तो अधिक होने लग गया और निर्यातित वस्तुएं कम उत्पादन होने लग गई। तो देखिए इसमें आपके एक दिया गया है पैराग्राफ में, राजकोषीय अनुशासन का तात्पर्य। राजकोषीय अनुशासन कि किसी भी खजाने में अनुशासन तब बना रहता है जब व्यापार का आयात और निर्यात दोनों चले, जिसमें आयात तो कम होना चाहिए, निर्यात कम होना चाहिए वस्तुओं का। तो देखिए ये नीतियां, इन नीतियों तथा प्रयासों से जो सरकारी घाटे तथा सरकारी ऋणों के भार से कम करने हेतु अपनाए जाते थे। अब राजकोषीय अनुशासनहीनता ऐसे होने लग गई कि भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ते व्यापार घाटे की भी शिकार होने लग गई। 1990 के दशक में आते आते यहाँ आयातों को सीमित करने, निर्यात संवर्धन पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। तो ऐसी स्थिति में आपको याद रखना है कि उदारीकरण को 1990 के दशक में अपनाया गया भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि भारत सरकार ने आयातित वस्तुओं को ज्यादा महत्व दिया और निर्यातित वस्तुओं को कम महत्व दिया। इस कारण से देश के खजाने में विदेशी मुद्रा की कमी आ गई और विदेशी मुद्रा की पूर्ति करने के लिए भारत सरकार ने उदारीकरण नीति को अपनाया। अब व्यापार घाटा, आप सब जानते हो, किसी भी व्यापार को संचालित करने के लिए व्यापार के दो घटक होते हैं, आयात और निर्यात। आप सब जानते हो आयात तो वे वस्तुएं जिनकी हमें आवश्यकता है, हम बाहर से खरीदते हैं, वो होता है आयात। निर्यात वो होता है जो हमारे पास वस्तुएं हमें काम में लेने के बाद में हम उसको विदेशों में बेचते हैं, बची हुई वस्तुओं को, तो हम उसको कहते हैं निर्यात। आयात और निर्यात दोनों व्यापार के घटक होते हैं। व्यापार आपको बताया गया था, व्यापार 3 प्रकार का होता है, जिसमें एक स्थानीय व्यापार होता है, एक राष्ट्रीय व्यापार होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को 2 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जिसको हम विदेशी व्यापार भी कहते हैं बच्चों। तो आप इसमें जानिए, इसको पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी कि किसी भी देश के अगर निर्यातित वस्तुओं का मूल्य ज्यादा हो रहा है और आयातित वस्तुओं का मूल्य कम हो रहा है तो हमारे व्यापार में घाटा कम लगता है। और घाटा, कहते हैं कि व्यापार में घाटा तब माना जाता है कि विदेशी वस्तुएं हम ज्यादा आयात करेंगे और हमारे देश की वस्तुओं को कम निर्यात करेंगे, तो उसको व्यापार घाटा कहा गया। जिसमें देखिए कि उत्पादन की धीमी वृद्धि, अत्यधिक सार्वजनिक व्यय तथा अन्य कारणों से महंगाई की समस्या उत्पन्न कर दी थी। वस्तुओं की तेजी से बढ़ती कीमतों ने संपूर्ण अर्थव्यवस्था को झकझोर करके रख दिया था। इन सभी स्थितियों के कारण भारत का भुगतान संतुलन प्रतिकूल बना रहा। विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गया कि हमारे पास अब विदेशी मुद्रा नहीं थी। एक तो महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ने के साथ साथ हमने वस्तुओं का उत्पादन कम किया, हमारे उद्योगों की ओर हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आज़ादी के बाद में हमने उद्योगों को महत्वपूर्ण नहीं माना, निजी उद्योगों को ज़्यादा आज़ादी नहीं दी, जिसके कारण से भारत को वस्तुओं का आयात ज़्यादा करना पड़ा, आयात ज़्यादा करना पड़ा, निर्यात कम करना पड़ा। तो बेचने की वस्तुओं में कम विदेशी मुद्रा मिली और विदेशी मुद्रा कम मिली, जिसके कारण से भारतीय खजाने में विदेशी मुद्रा की कमी आ गई। इसको दूर करने के लिए देखिए 90 के दशक के प्रारंभ में भारत के पास मुश्किल से लगभग
2 सप्ताह के आयात के लिए विदेशी मुद्रा भंडार शेष रह गया था। 90 के दशक के प्रारंभ, 90 का दशक होता है 1990 से लेकर के 1999 तक के समय को हम 90 का दशक कहते हैं। तो प्रारंभ प्रारंभ में हो गया कि 1990-91 सन, तो सन 1990-91 में ऐसी स्थिति आ गई कि भारत के पास लगभग 2 सप्ताह आयात करने के लिए ही विदेशी मुद्रा रही और बाकी विदेशी मुद्रा की कमी आ गई। तो भारत सरकार ने भुगतान संतुलन कि अब देश को किस प्रकार अर्थव्यवस्था को मजबूत करे, तो भारत सरकार ने जो व्यापार पर जो प्रतिबंध और अवरोध लगाए थे, समझिए इस बात को कि व्यापार जो संचालित हो रहा था उस पर प्रतिबंध और अवरोध लगाए थे, उनको हटा दिया गया और इस हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। तो इसमें भुगतान संतुलन देखिए कि एक देश का शेष विश्व के साथ एक वर्ष में समस्त लेन देन का संक्षिप्त विवरण भुगतान संतुलन कहलाता है। कि किसी भी देश का विश्व के साथ एक वर्ष में जो लेन देन हो रहा है उसका जो विवरण होता है संक्षिप्त, उस संक्षिप्त विवरण को भुगतान संतुलन कहते हैं। राजकोषीय असंतुलन चल रहा था, उसको हमारे देश में खजाने में कमी थी विदेशी मुद्रा की। तो अर्थव्यवस्था की दोषपूर्ण संरचना तथा भुगतान संतुलन के संकट की स्थितियों को सुधारने के लिए भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति के तहत जुलाई 1991 यानी कि 90 के दशक भी कह सकते हैं, 90 के दशक के प्रारंभ में आर्थिक सुधार लागू किए। और हमें वर्ष बताना है तो जुलाई 1991 में आर्थिक सुधार लागू किए। ये 3 आर्थिक सुधार हैं। प्रश्न ऐसे आता है कि 1990 के आर्थिक सुधार लागू किए गए, उन्हीं किन्हीं 2 आर्थिक सुधारों को विस्तार से समझाइए। 3-3 अंक की टिप्पणी भी आ सकती है 6 नंबर की। यद्यपि आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया 1980 के दशक में ही प्रारंभ हो गई थी, लेकिन तब इन सुधारों को पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ लागू नहीं किया गया था। इसका प्रारंभ तो 1980 में ही सरकार जो है कोशिश जारी हो गई थी, लेकिन इस पे विशेष ध्यान नहीं दिया गया। तो 1990 में जाकर को इसको संपूर्ण कार्यों को करना पड़ा। इस स्थिति में भारत ने 1991 में 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, आपको पता है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। मेरे पिछले वीडियो में आप जानिए विश्व बैंक क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है और ये संस्था का निर्माण कब हुआ। तो जुलाई 1944 को ये विश्व बैंक बना था। इसके साथ एक और संस्था खुली थी जिसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व बैंक खोलने वाले कौन से देश थे? विकसित राष्ट्र थे। तो पिछले वीडियो के माध्यम से आप इसको विस्तार से जान सकते हैं और आपने नोट्स में लिखा भी होगा, उनको अच्छी तरीके से याद कीजिए। तो भारत सरकार ने क्या किया कि 1991 में विश्व बैंक संस्था से ऋण लेना प्रारंभ कर दिया और उस संस्था में सम्मिलित हो गया। भारत ने इनकी शर्तों की पालना की, 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की तथा आर्थिक सुधार लागू किए। भारत भी विश्व बैंक का ऋणी हो गया, उससे ऋण लेना प्रारंभ हो गया। अब विश्व बैंक के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में विस्तार से बता दिया है, आप उसको अच्छी तरीके से याद कीजिए। तो इन आर्थिक सुधारों में देखिए कौन कौन सी चीजें सम्मिलित थी। ये आर्थिक सुधार 3 थे। मुख्य बात तो ये याद करनी है कि 1990 के दशक में भारत सरकार ने कौन से 3 आर्थिक सुधार लागू किए थे। पहला था उदारीकरण, दूसरा था निजीकरण और तीसरा था वैश्वीकरण। ये भली भांति आपको याद करना है। कमजोर से कमजोर बच्चा भी इन तीनों बिंदुओं को याद कर सकता है। फिर इन एक एक बिंदुओं को विस्तार से लिखना पड़ता है, परिभाषा सहित, उसके उद्देश्य सहित और किस प्रकार ये संचालित हुआ। अब देखिए पहला बिंदु आता है आपका उदारीकरण। उदारीकरण कहते हैं कि अर्थशास्त्र में उदारीकरण का आज से आर्थिक नीतियों, नियमों एवं कानूनों के सरलीकरण की प्रक्रिया से है कि किसी भी प्रकार से जो आर्थिक नीतियां अपनाई गई थी सरकार में, तो उन कानूनों को में ढील दी गई, उन कानूनों को सरल बनाया गया। तो सबसे ज्यादा कानून सख्ती के थे व्यापार पर। तो व्यापार पर सरकार ने
कुछ प्रतिबंध और अवरोध जो लगा रखे थे, उन प्रतिबंधों एवं अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। तो बच्चों याद कीजिए, उदारीकरण किसे कहते हैं? किसी देश में सरकार के द्वारा व्यापार पर लगाए गए अवरोधों एवं प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। आप लिख लीजिए या फिर रिपीट कीजिए। किसी देश में सरकार के द्वारा व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंधों व अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। अब उदारीकरण नीति को क्यों अपनाया? क्योंकि भारत सरकार को व्यापार में घाटा हो रहा था, व्यापार उतना विकसित नहीं हो रहा था। तो जुलाई 1991 में औद्योगिक नीति घोषित की गई और निजीकरण को महत्व दिया गया। निजी उद्योगों को अधिक से अधिक फलने फूलने का अवसर दिया गया, जिससे व्यापार में तेजी आने लग गई, और व्यापार में तेजी आई तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होने लग गई। तो इसमें देखिए, विस्तार से आप पढ़ोगे तो पूरी सरलता से जान सकते हो, क्योंकि इसमें उदारीकरण में आर्थिक उदारवाद को अपनाया गया है। उदारवाद आप जानते हो, आर्थिक का मतलब धन से संबंधित, और उदारवाद का मतलब होता है लिबरलिज्म। तो आप भली भांति देखिए, इस मंच में क्या होता है, भारत विश्व मंच पर आर्थिक उदारवाद के नाम पर एक नई प्रयोगशाला के रूप में उभर कर सामने आया। क्यों? भारत की जनसंख्या अधिक थी और उसमें कार्य करने के मध्यम वर्ग पूंजीवादी देशों के निशाने पर आ गया था। जिस सरकार ने वैश्वीकरण का नाम देश को बाजार का रूप दे दिया, उसके पीछे आने वाली सरकार के लिए नई रास्ते चलना असंभव था। इस कारण से सरकार ने इस कार्य को अपनाया आर्थिक उदारवाद के नाम से। उदारवाद का अर्थ होता है लिबरलिज्म अंग्रेजी शब्दों में, और अंग्रेजी के दोनों शब्दों में लिबर का अर्थ होता है आजाद और लीजियम का अर्थ होता है कानूनों के समक्ष बराबरी। अब धन से संबंधित आजादी भी मिलने लग गई उद्योगों को, और कानूनों के समक्ष बराबरी भी मिलने लग गई। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण बात आपके सामने आती है। उदारीकरण बिंदु पूरा होता है बच्चों, और अब निजीकरण नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।